हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि जैव विविधता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, फिर बात करेंगे कि जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान क्या है। ठीक है। किस तरह से इसकी पृष्ठभूमि क्या है, जैव विविधता अधिनियम लाने के उद्देश्य क्या है, और इसकी जो सेक्शन है, धारा है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जो जैव विविधता होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिकीय जैव विविधता। आनुवांशिक का सिर्फ मतलब इतना है कि कोई एक जाति उठा लो, जैसे चावल। देखिए अलग अलग कलर के चावल, अलग अलग स्वाद के चावल, ये किस वजह से है? ये इनके अंदर पाए जाने वाले जीन्स की वजह से है। जेनेटिक इनके गुण अलग अलग हैं, इसलिए ये अलग अलग है। यानी जैसे एक इंसान को ही ले लो, एक आदमी है, भारत का उसका अलग कलर रंग रूप है, इंग्लैंड में होगा अलग रंग रूप का होगा, अलग कलर का होगा, अलग देखने में स्पष्ट दिख जाएगा। तो ये जो एक ही इंसान या एक ही चावल या इनमें जो अलग अलग वैरायटी होती है वो उनकी जीन की वजह से होती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं जैव विविधता, जीन की वजह से होने को आनुवांशिक जैव विविधता। दूसरी जैव विविधता होती है प्रजाति। जैसे एक क्षेत्र में कितनी प्रजाति है, मान लीजिए कोई जंगल है जिसमें आपको बंदर, हाथी, खरगोश, ठीक है, शेर, चीता, विभिन्न प्रकार के हिरण, तो ये जो सारे हैं एक ही जगह हैं, एक ही जंगल में हैं। यहाँ कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, हिरण की प्रजाति हो गई, तेंदुआ हो गया, खरगोश हो गया। तो जितनी प्रजातियां पाई जाएगी वो प्रजाति विविधता कहलाएगी, यानी किसी स्थान पर पाई जाने वाली अलग अलग प्रजाति। ठीक है। जो आनुवांशिक विविधता भी वो एक ही जाति में थी, एक जाति में जो विभिन्नता थी, जाति में विभिन्नता किस वजह थी? जीन की वजह से थी। लेकिन यदि अलग अलग जातियां ही मिले, इनको आप बोल सकते हैं कि किसी स्थान में पाई जाने वाली प्रजाति, तो वो कहलाएगी प्रजातीय विविधता। ठीक है। अब आखिरी होती है पारिस्थितिकी प्रणाली वाली या सामुदायिक विविधता, इसको बोलते हैं सामुदायिक विविधता। ये किस वजह से होती है? अलग अलग आप इकोसिस्टम ले लें, जैसे मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु अलग प्रकार के होंगे, तालाब या वेटलैंड में पाए जाने वाले अलग प्रकार के होंगे। ठीक है। जो डीप फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, वहां अलग प्रकार के जीव जंतु, हर्बल सब अलग होगा, पहाड़ी वाला एरिया अलग होगा। तो अलग अलग परिस्थितिकी तंत्र में जो अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां होंगी उनमें जो विविधता होगी, यानी यदि एक परिस्थितिकी तंत्र हम इसको माने, दूसरा हम इसको माने, इसमें जो जीव जंतु और वनस्पतियों में जो विविधता होगी उसको हम परिस्थितिकीय विविधता कहेंगे। यानी एक परिस्थितिकी तंत्र से दूसरे परिस्थितिकी तंत्र में जो विविधताएं होगी वनस्पति जीव जंतु में, वो परिस्थितिकी विविधता। एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न जो प्रजातियां होंगी प्रजाति विविधता। और एक ही जाति में जो जीन की वजह से अलग अलग हुआ वो आनुवांशिक विविधता। तो ये हो गया जैव विविधता की बेसिक। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो जैव विविधता संबंधित प्रावधान है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जैव विविधता का सबसे पहले जो 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 है। ठीक है। जब 1992 में कन्वेंशन हुआ जैव विविधता में, तो भारत इसमें हस्ताक्षर करता है। भारत इसमें हस्ताक्षर करेगा, यानी इस कन्वेंशन के जो भी दिशा निर्देश हैं भारत उसको अपने देश में लागू करेगा। जब लागू करेगा तो उसके लिए क्या होगा? लागू करने के लिए, कन्वेंशन को लागू करने के लिए भारत देश में क्या हुआ? जैव विविधता अधिनियम 2002 आया। अभी इस अधिनियम से संबंधित नियम 2004 में आए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कन्वेंशन होता है 1992 में जैव विविधता का, फिर जैव विविधता अधिनियम भारत में बनता है 2002 में, और इस अधिनियम से संबंधित नियम बनते हैं 2004 में। फिर एक है नगोया प्रोटोकॉल 2010 में होता है। इसमें क्या है? जो बेनिफिट शेयरिंग है, लाभ का, यानी कि यदि जैव विविधता से संबंधित जो पदार्थ है, चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, उनसे यदि कोई लाभ कमाता है, कमर्शियल उपयोग करता है, तो उसका बेनिफिट शेयरिंग उसको देना पड़ेगा, यानी लाभ का कुछ हिस्सा उसको देने पड़ेगा। इस ये जो नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत व्यवस्था की गई, तो इसको लागू करने के लिए भारत ने 2014 में एक विनियम बनाया जो क्या बात करेगा? जो बेनिफिट शेयरिंग की बात करेगा, यानी जो लाभ है उसका बंटवारा कैसे किया जाए इस पर ही बात करता है। अब हम बात करें कि जैव विविधता संरक्षण की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ तीन स्तरीय है। जैव विविधता संरक्षण की व्यवस्था तीन स्तरीय का मतलब ये है
कि देश लेवल पे बात करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। आप शॉर्ट में इसको NBA बोल सकते हैं। फिर राज्य जैव विविधता बोर्ड, SBB इसको शॉर्ट में बोलते हैं, SBB, ये हर राज्य का होता है। फिर सबसे नीचे स्थल में जो धरातल स्थल में काम करती है वो है जैव विविधता प्रबंधन समितियां, जो लोकल लेवल में विभिन्न प्रकार की बायोडायवर्सिटी है उसका मैनेजमेंट, उसका दोहन, उसका संरक्षण, ठीक है, उनका उपयोग जो करती है वो बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट सबसे नीचे स्तर पे होती है। तो ये 3 स्तरीय जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हम बात करें जैव विविधता अधिनियम की, तो थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जो मैं आपको बता ही चुका कि इसकी शुरुआत 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया। इसमें हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 जून 1992 रियो डी जेनेरियो में इसमें हस्ताक्षर हुए। और लागू कब से हुआ? दिसंबर 1993 में। जैव विविधता अधिनियम के उद्देश्य क्या है? यह राज्यों को स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनके संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। यानी किसी राज्य में जो जैव विविधता पाई जाती है वो उसकी संप्रभुता है, उसका किस प्रकार से संरक्षण करना है, उपयोग करना है, वो राज्यों को मान्यता या अधिकार प्रदान करता है ये अधिनियम। तो इस अधिनियम के उद्देश्यों की ओर बात करें तो जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का सस्टेनेबल उपयोग करना है। सस्टेनेबल उपयोग का मतलब है जितना आप उपयोग कर रहे हो उसी तरह उसका प्रोडक्शन भी करो। सिर्फ उपयोग उपयोग या दोहन दोहन करोगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो संवहनीय उपयोग का मतलब ये होता है कि कोई चीज का उपयोग करो तो उसका संरक्षण भी करो, ताकि एक बार उपयोग करने के बाद वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। तो इस अधिनियम का उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण और सस्टेनेबल उपयोग करना। और दूसरे तीसरा इसका उद्देश्य बेनिफिट शेयरिंग। बेनिफिट शेयरिंग का मतलब होता है जो लाभ कोई इस जैव विविधता का उपयोग करके जो व्यक्ति या कंपनी लाभ कमाएगी उस लाभ का कुछ हिस्सा लोकल बॉडी को या नीचे स्तर या जो भी समुदाय इन जैव विविधता संसाधनों पे निर्भर है उसको उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। तो ये 3 स्तर पे काम होता है जैव विविधता अधिनियम के उद्देश्य। इसके बाद अब बात करें इस अधिनियम की धारा 2। धारा 2 क्या है? परिभाषाओं की धारा होती है। तो धारा 2 खा में क्या है? जैव विविधता के अर्थ को बताया गया है। अब जैव विविधता का अर्थ क्या होगा? यदि मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में बात करूं तो किसी क्षेत्र में जो भी जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, हर्बल जो भी पाए जाते हैं उनकी जो मात्रा है वो बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कहलाती है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में स्थल भी हो सकता है, जलखंड भी हो सकता है, वेटलैंड भी हो सकती है, उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों को हम जैव विविधता कहते हैं। अब एक परिभाषा है धारा, इसी अधिनियम की धारा 2 गा। धारा 2 गा में दिया गया है जैव संसाधन की परिभाषा। जैव संसाधन का मतलब है कि ऐसे पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीव या उनके अंग या उनकी आनुवांशिक सामग्री या उनसे कोई उत्पाद, मतलब सीधे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कोई भी जैव विविधता वाला पदार्थ है, ठीक है, यदि हम उनको उपयोग कर रहे हैं वो जैव संसाधन हुआ, बात खत्म। जिनका कोई वास्तविक या संभावित मूल्य हो सकता है। बस एक चीज नोट में याद रखना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत मानवीय आनुवांशिक पदार्थों को शामिल नहीं किया गया। बाकी कोई भी जैव विविधता से संबंधित पदार्थ है जिसका कमर्शियल उपयोग करोगे आप, उसको आप जैव संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। अब एक जब कमर्शियल उपयोग है यानी वाणिज्यिक उपयोग, इसकी परिभाषा 2 में दी गई है। कमर्शियल उपयोग का मतलब है किसी चीज का उपयोग करो, जैसे आप दवाई बनाने में कोई भी लोकल जो जड़ी बूटी मिलती है, यदि कोई कंपनी उसका उपयोग करके दवाई बनाने लगे तो उस कंपनी के द्वारा इसका कमर्शियल उपयोग कहलाएगा। इंडस्ट्रियल इंजाइम बनाना, फूड फ्लेवर, फ्रेगनेंस, साजो सामान बहुत सारा, इमल्सिफायर, कलर, ये जो सारी चीजें होती हैं ये वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत आती हैं। यदि वाणिज्यिक उपयोग करेगी कोई कंपनी तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि आप, तो यदि ये सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं यदि ऐसे कहीं शब्द लिखे हैं तो ये सब वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत आता है। तो वाणिज्यिक उपयोग किसी भी जैविक पदार्थ का, ठीक है, बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में वाणिज्यिक उपयोग में क्या नहीं आएगा, थोड़ा सा ये देख लो। जैसे हमने कहा कि वाणिज्यिक उपयोग में क्या आएगा, तो ये सारी चीजें यदि कोई कर रहा है तो कमर्शियल यूज है। अब कमर्शियल यूज में क्या नहीं आएगा वो भी देख लो। जैव संसाधनों को शामिल नहीं किया गया
जो सामान्य वस्तुओं के रूप में उपयोग होता है। सामान्य वस्तु का ऐसा कि मान लीजिए जैसे आपके कोई क्षेत्र में, आपके गांव में या जंगल में कोई जड़ी बूटी मिलती है, आप उसको निकाल के लाए, उसकी जड़ को उपयोग कर लिया आपने, जड़ी बूटी को, ये सामान्य उपयोग है। लेकिन यदि उसी का कोई उपयोग करेगा, कोई कंपनी खोल के उससे कोई दवाई बनाने लगेगा, तो वो उसका कमर्शियल उपयोग हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जो भी किसान है, पशुपालक है, मधुमक्खी पालक है, पारंपरिक जो उपचार करते हैं, वैद्य लोग हैं जो जड़ी बूटी देते हैं, वैद्य हकीम, उनको इस अधिनियम से छूट दी गई है। यानी वो जाएंगे, इन जैविक पदार्थों को सीधे जंगल से निकालेंगे, उसकी दवाई बनाएंगे और लोगों का इलाज करेंगे। उनको वाणिज्यिक उपयोग नहीं करेंगे। वाणिज्यिक उपयोग उनको बोलेंगे हम, जो जंगल की दवाई, जड़ी बूटी, हर्बल या जैविक पदार्थ को निकालेंगे और फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर जाके कहीं उसका सप्लाई करेंगे। तो ऐसा यदि कोई करता है या व्यापार करता है तो वो वाणिज्यिक उपयोग है। और जो लोकल लोग हैं, वैद्य हकीम वगैरह, मधुमक्खी पालक, किसान वगैरह, वो सब इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी पारंपरिक उपयोग कर रहे हो आप तो कर सकते हो, लेकिन उनका उपयोग करके किसी भी प्रकार का उनमें मैन्युफैक्चर करके यदि आप उसका उपयोग करते हो या उसको व्यापार करते हो, तो आप वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत आएंगे। वाणिज्यिक उपयोग करना है तो फिर आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के आप इन पदार्थों का वाणिज्यिक उपयोग नहीं करेंगे। 3 स्तरीय जो व्यवस्था की गई है इस अधिनियम के अंतर्गत, उसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया है, जिसकी धारा 8 है। यानी धारा 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई है। राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना धारा 22 के अंतर की गई है। और सबसे निचले स्तर पर व्यवस्था की गई है जैव विविधता प्रबंधन समिति। अब यदि हम अधिनियम की अन्य विशेषताओं की बात करें, तो अधिनियम जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जो हमने अभी देखा है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो धारा 8 है, धारा 8 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, इसका अनुमोदन के बिना निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। कौन कौन सी? यानी राष्ट्रीय जैव विविधता जब तक अनुमोदन नहीं करेगा, जब तक क्या नहीं कोई व्यक्ति कर सकता? शोध कार्य या व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकता जैव संसाधनों का, या उनके शोधों को दूसरी जगह हस्तांतरण भारत के अलावा विदेश में भी नहीं कर सकता। बौद्धिक संपदा अधिकारों का दावा, कोई पेटेंट नहीं ले सकता। जैसे इसमें विवाद भी था, एक बार क्या हुआ था, अमेरिका में एक कंपनी ने क्या किया, हल्दी हल्दी को पेटेंट कराने की कोशिश की, हल्दी के जो आयुर्वेदिक गुण होते हैं उनको। लेकिन ये तो भारत में बहुत प्राचीन काल से उपयोग हो रही है, तो भारत फिर उस लड़ाई को जीत गया था। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन या अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति शोध कार्य, व्यवसायिक कार्य, इसके शोध कार्यों का एक से दूसरे को स्थानांतरण या बौद्धिक संपदा अधिकारों का दावा यानी पेटेंट वगैरह नहीं करा सकता। ये आपको ध्यान रखना है। जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने का जो संरचना है, वो इन 3 की स्थापना, एनबीए, एसबीबी और बीएमसी, जो मैं आपको यहाँ पे तीनों दिखाया है, इनकी स्थापना की गई। सब विशेषताएं हैं इस अधिनियम की। यह जैव संसाधनों के धारणीय उपयोग यानी सस्टेनेबल यूज की बात करता है, कि किस प्रकार से हम सस्टेनेबल उपयोग कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी अधिनियम से विभिन्न जैविक पदार्थों का। इसके बाद एनबीए के परामर्श से केंद्र सरकार क्या उपाय, यह अधिनियम बताता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, उसके परामर्श से केंद्र सरकार क्या काम करेगी। केंद्र सरकार करेगी कि जितनी भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी सूची तैयार करेगी, उनके संग्रहण पर रोक लगाएगी। कहने का मतलब, यदि कोई ऐसी हर्बल है जो अब खत्म हो रही है, यदि वो खत्म हो रही है, तो एनबीए क्या कर सकता है, उसके संग्रहण पे रोक लगाए। जब रोक लगा देगा तो उसके संग्रहण का प्रतिबंध हो जाएगा। इसके लिए फंड बनाए जाएंगे। फंड को जो संस्थानों को है, जो संरक्षण का काम कर रही है, उनको ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अंतर्गत यदि कोई अपराध करता है तो वो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के अंतर्गत आता है। यानी बायोडायवर्सिटी अधिनियम को उल्लंघन करने में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के अंतर्गत आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम, यानी जो राष्ट्रीय अथॉरिटी है और जो स्टेट लेवल का बोर्ड है, यदि इनने कोई आदेश दिया, इनके आदेश से कोई व्यथित है, तो वो कहाँ जाएगा, वो फिर जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यानी आप सिंपल सी इतनी बात समझ लो कि कोई राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड, इनके आदेश से व्यथित है, तो वो अपील करेगा। अपील कहाँ करेगा? एनजीटी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अपील नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। इसके बाद हम देखें जैव विविधता से संबंधित कुछ मुख्य धाराएं जिनको आपको पता होना चाहिए। जैव विविधता अधिनियम की धारा 7 में क्या लिखा है कि भारत के नागरिकों को जैव संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग हेतु संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड से पूर्व सूचना देना अनिवार्य। कहने का मतलब है जो अपन ने SBB पढ़ा है, इसको सूचित किए बिना कोई भी कमर्शियल या वाणिज्यिक उपयोग जैव पदार्थों का नहीं कर सकता। इतनी सी बात है। कौन कर सकता है इससे छूट? किसको है? स्थानीय समुदाय को, कृषक को, वैद्य को, हकीम। ये लोग बिना अनुमति के जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी जो कमर्शियल उपयोग करेगा, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे उससे कुछ बनाना हो, बिना बोर्ड की अनुमति के नहीं करेगा, धारा 7 का कहना है। धारा 23 खा बोलती है कि राज्य जैव विविधता बोर्ड को जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करने का अधिकार है। यानी जो कमर्शियल उपयोग है किसी पदार्थ का कैसे करना है, इससे संबंधित जो विनियम है वो धारा 23 खा के अंतर्गत राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाएगा। 23(1) बोलती है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को क्या करेगा? कोई प्रारूप निर्धारित किया गया है, सूचना देगा। कहने का मतलब धारा 23(1) बोलती है कि जिस भी व्यक्ति को वाणिज्यिक उपयोग करना है वो एक निर्धारित प्रारूप का फॉर्म भरेगा और सूचना देगा राज्य जैव विविधता बोर्ड को अनुमति लेने के लिए कि हम इस संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं। 41(3) धारा 41(3) जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा अपने क्षेत्र अधिकार के वाणिज्यिक प्रयोग। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो BMC है, जो नीचे स्तर पे जो सबसे बनी समिति है, वो क्या कर सकती है? उसके क्षेत्र में यदि जैव संसाधन कुछ मिलता है, कोई उसका उपयोग करता है वाणिज्यिक उपयोग, तो उसमें फीस लगा सकती है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए कर अधिरोपित कर सकती है, फीस लगा सकती है। जो नीचे स्तर की बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई हैं, जो 3 स्तरीय ढांचा है, जो सबसे नीचे स्तर का है, इसको फीस लेने का अधिकार है, वो ले सकती है किसी खास जैव पदार्थ के उपयोग करने पर। अब इसके अंतर्गत कुछ सस्तियां भी हैं, जैसे धारा 52 का वही कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता प्राधिकरण के किसी निर्णय से व्यथित है, परेशान है, तो वो अपील करेगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास। 55(2) कहती है यदि कोई उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। यदि धारा 56 कहती है कि कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी या राज्य बोर्ड के आदेश पर निर्देश का उल्लंघन करता है तो इस अधिनियम से पृथक किसी दंड का उल्लंघन नहीं किया गया। तो कहने का मतलब इतना सा आप समझिए कि कोई ऐसा अपराध कर दे, उल्लंघन कर दे नियमों का, जो इस अधिनियम में उसको नहीं बताया गया हो लेकिन इसी से संबंधित हो, तो उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। फिर से यदि कर दे अपराध तो उस जुर्माने से जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। इसके बाद फिर से यदि कर दे तो फिर उसको प्रत्येक दिन 2 लाख रुपए का लगेगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या बोर्ड या राष्ट्रीय अधिकरण की अवहेलना कर दे तो उसको दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा तो धारा 58 बताती कि संज्ञेय और अजमानती होंगे। अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार या प्राधिकृत प्राधिकारी अधिकारी को सूचना पर, यानी न्यायालय कब संज्ञान लेगा? न्यायालय तभी संज्ञान लेगा जब केंद्र या राज्य सरकार का कोई अधिकारी इसकी सूचना न्यायालय को देता है, तो न्यायालय इसमें क्या कर सकता है? संज्ञान ले सकता है। तो ये जो हमने बताई ये प्रमुख क्या है? धाराएं हैं। जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसकी मैंने आपको अभी धाराएं बताई हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 3 स्तरीय व्यवस्था है। इस 3 स्तरीय व्यवस्था में कमर्शियल उपयोग की परिभाषा बताई मैंने। कमर्शियल उपयोग की परिभाषा सिर्फ इतना है कि जो नीम, हकीम, किसान, जो लोकल पीपल हैं, उनके अलावा कोई भी इसका व्यापार करेगा या उसकी कोई दवाई किसी कंपनी में बनाएगा या उसको उसके अधिकारों को, पेटेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान देगा, तो इन सब के लिए बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता, ना उनको उपयोग किया जा सकता, ना उनका व्यापार किया जा सकता। जब तक आप राज्य जैव विविधता बोर्ड की अनुमति नहीं ले लेंगे, किसी भी प्रकार का कमर्शियल उपयोग नहीं करेंगे, और करेंगे तो वो उल्लंघन माना जाएगा और आपको सजा होगी। तो आप एक कंप्लीट हो गया जैव विविधता अधिनियम 2002।
दो। ठीक है।